नमस्कार, स्वागत है आपका की न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में खटपट तख्ता पलट की आहट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। गुरुवार आधी रात को छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख एन हिंद इस्लाम के हवाले से मीडिया में यह खबर दी गई। इससे कहा गया कि यूनुस लगता है कि सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि नाहिद इस्लाम ने मीडिया समूह से कहा है कि हम सुबह से सर के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उससे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। सर ने भी यही कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वह काम नहीं कर सकते। गौरतलब है कि नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार में शुरुआत में खुद यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि इस साल उन्होंने यूनुस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। क्या है बांग्लादेश की कई बातों पर टकराव, आगे होता क्या है ये देखना होगा। क्या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में फिर से एक बार तख्ता पलट की आहट है। अखिलेश, देखिए, बांग्लादेश की सरकार जो नवनियुक्त सरकार है वहां पर सरकार तख्ता पलट से ही शुरुआत हुई थी और पहले आर्मी चीफ और नवनियुक्त प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर नई सरकार के तौर पर काम कर रहे उनके बीच में ये कहा जा रहा था कि दोनों में तालमेल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक दूसरे के साथ कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई और वहाँ नई सरकार के बीच में शुरू हो गई, क्योंकि सेना प्रमुख खुद चाहते थे कि बांग्लादेश की कमान उनके हाथ में हो, लेकिन स्टूडेंट यूनियन से जहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन करके शेख हसीना को जिन्होंने अपदस्थ किया था और सूची से हटाया था, जिनके कारण वो भागने में मजबूर हुई थी, इसको लेकर स्टूडेंट यूनियन से फेवरम थी कि आर्मी की सरकार न बने, वहां पर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री की कुर्सी सकती, यानी जो सरकार का चार्ज बांग्लादेश को मिले मोहम्मद यूनुस को मिले, इसको लेकर ये सारा विवाद हुआ था। और स्टूडेंट के आंदोलन के दबाव के चलते ही यूनुस को बांग्लादेश की सरकार से मिलेगी। हालांकि कुछ ही दिन बाद कह सकते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार के कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस और वहां के आर्मी चीफ के बीच वर्चस्व को लड़ाई शुरू हुई। और कहा जा सकता है कि जो यूनिट चीफ है उनको जो क्लियर कट चेतावनी आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसा वो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलना है और ना वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। और इशू को लेकर जो प्रधानमंत्री के सलाहकार जो थे बांग्लादेश के, उनको लेकर भी सवाल उठे, और क्योंकि बांग्लादेश के सलाहकार और आर्मी चीफ के बीच में भी काफी अनबन के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये अब साफ तौर कहा जाता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री को आखिर बंधक बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर कोई भी खुल के नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ के आर्मी चीफ ने इनको तख्ता पलट करने के लिए
नमहट बनाने की कोशिश की। अब फिलहाल इनको पुख्ता चीजों पर कुछ और अभी इनको आना बाकी है और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मोहम्मद यूनिस और आर्मी चीफ के बीच जो उठापटक चल रही थी, क्या फिर तख्ता पलट होकर आर्मी चीफ वहां की सरकार की भी कमान संभालते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कई बातों पर टकराव होता दिख रहा है प्रधानमंत्री यूनिस और सेना प्रमुख के बीच। और अब बात करेंगे राहुल वर्सेस जयशंकर। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कड़े सवाल किए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया है, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा, भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। वहीं जवाब में भाजपा ने राहुल को निशान पाकिस्तान बताया। पार्टी ने कहा कि राहुल भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता कमतर आंकना बंद करें और चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का बंद करें। बता दें कि दिल्ली के होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के बाद 15 मई को पत्रकारों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि कौन गोलाबारी बंद करना चाहता है। हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने का जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया है। चूंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से यह रुख अपनाया, क्योंकि हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना के पास यह विकल्प है कि वह खड़ी रहे और हस्तक्षेप ना करे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई नेता प्रतिपक्ष और विदेश मंत्री के बीच। देखिए विशाल, बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद जो सवाल लगातार उठ रहे हैं और राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सवाल उठाकर ये सरकार और खासकर विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले सूचना दे दी गई थी। दूसरा सवाल फिर राहुल गांधी से सोशल मीडिया पर आज पूछा गया, क्या राफेल विमान या फिर कोई और फाइटर विमान कोई क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके अपडेट के लिए सवाल पूछा गया। इसके बाद जब ये सवाल पूछे गए राहुल गांधी को, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ विदेश मंत्री की तरफ से खुद भी इसमें पलटवार किया गया और बाकायदा बीजेपी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान गौरव भाटिया संभाल रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राहुल गांधी ने जो विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछे, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे, मोदी पर जो सवाल पूछे, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक सीज फायर पर सवाल पूछे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो बातें सामने आई उनको लेकर जो सवाल पूछे, सबका जवाब गौरव भाटिया की तरफ से देते हुए राहुल गांधी को गद्दार और पाकिस्तान के निशान और तमाम तरह की उपाधियों से उनको नवाजा। तो कह सकते हैं कि जब आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें राहुल गांधी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर आरोपों में पाकिस्तान की फेवर में राहुल गांधी को ठहराते हुए गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान के नेता और मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर केंद्र सरकार राहुल गांधी पर हमलावर है और लगातार राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि आखिर वो इस समय सेना जैसे सेंसिटिव मामले में भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे फिर डरा रहा कोरोना। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और के बाद अब गुजरात में कोरोना के नए मामले सामने आए। ये मामले गुजरात के अहमदाबाद से सामने है। गुजरात में कोरोना के मरीजों में कोरोना के JN1 वेरिएंट मिला है। 15 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकार का ही है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार अगस्त 2023 में सामने आया था। वहीं
स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हुए बिना घर पर ही ठीक हो रहे हैं। वहीं चीन, थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही, जहां हाल में ही हांगकांग में 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 257 सक्रिय कोविड मामले हैं। और बात करेंगे सिस्टम पर सवाल, खुले में प्रसव। बलिया जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारनामे लगातार सामने आते हैं। ताज़ा मामला सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 22 मई की रात बेरिया के रहने वाले गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से परेशान होकर हॉस्पिटल आई थी, जहां पर स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी पर नहीं थी, जिसको परिजनों ने अस्पताल में घूमकर कर्मचारियों की आवाज़ लगाई, लेकिन ना एएनएम और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी मिले, जिससे महिला का डिलीवरी हो गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि वीडियो वायरल होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव वर्मन ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठन कर दी है और बताया जा रहा है कि जो भी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज ही मेरे संज्ञान में आया है। उसके लिए हमने टीम गठित कर दी है और उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊँगा। और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है, सभी कर्मचारियों को एक लेटर भी यहाँ से जा चुका है कि इस प्रकार की कोई भी पीएससी सीएससी पे लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगर बरतेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर एएनएम डॉक्टर नहीं थे मौजूद, पर बलिया से कोरा को उतारे बेरिया की, जहां पर खुले में प्रसव कराया गया है। सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच टीम बनाई है। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच टीम बनाई। बलिया से खबर आपको बताया, जहां ड्यूटी पर एएनएम डॉक्टर नहीं थे, जिसकी वजह से खुले में प्रसव हुआ है महिला का। बलिया से खबर आपको बता रहे, जहां खुले में महिला का प्रसव कराया गया है। सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये पूरी घटना। ड्यूटी पर एएनएम डॉक्टर नहीं थे मौजूद। बात करेंगे जीरो पॉवर्टी मिशन में खुली पोल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत चंदौली जिले में किए गए सर्वेक्षण में कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति को उजागर किया गया है। इस सर्वे में 734 ग्राम सभाओं में 17,434 परिवारों का डाटा शामिल किया गया है। इसका परिणाम चौंकाने वाला है, जैसे कि 14,183 लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, जबकि 3,934 लोग आवास योजना में अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसके
अतिरिक्त 3012 लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हैं। 2112 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और 2522 परिवार वृद्धा पेंशन योजना से बाहर है। सबने चौंकाने वाला आंकड़ा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है, जिसमें 8227 परिवार अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है और हर पात्र लाभार्थी की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। ओरिजिनलिटी है, पूरा खाना पीना खुले ही में हो। बिल्कुल दूर होगी अगर सही ढंग से योजना लागू कर दिया जाए और संपादित कर दिया जाए तो क्यों नहीं लाभ होगा। योजना से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा, गरीबी तो दूर निश्चित होगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस कार्य को? सरकार का ये कार्य सराहनीय है। ऐसा कार्य सरकार को हमेशा करना चाहिए, लेकिन सही ढंग से हो। बहुत समस्या चुहत ह पथुत ह चमकीला छा के हई तो तनी लड़का हुआ अब लेबरई का काम करत हुआ। खेती पाती नहीं बा लेबरई करत हुआ। लेबरई में हमन का खर्चा पर्चा कैसे चलत बा कैसे ना चलत बा। अधिकारी आए थे आपके यहाँ? हाँ आए थे। आप इस घर में रहती हैं, कितनी दिक्कत होती है? अरे बड़ी दिक्कत होती है। पानी बरसात होती है तो पानी भर जाता है और इसमें कुल लड़का रहते हैं और कहाँ जाएं कहीं तो। जीरो पॉवर्टी में सर्वे हुआ है, कुछ बताए लोग कि आपको कुछ लाभ मिलने वाला है? अभी तो कुछ नहीं लाभ मिला है। क्या राशन कार्ड है आपके पास? खाली राशन कार्ड है। आयुष्मान कार्ड? वो है। लेबर कार्ड में आपके लड़के का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? अभी नहीं। आपको विधवा है तो पेंशन मिलता है? कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा में जो पावर्टी में 25 लोगों का देना था तो समूह और पंचायत सहायक द्वारा हुआ था। फिर इसके बाद सेक्रेटरी द्वारा आकर मतलब कि इन लोग का सर्वे किया गया है और इन लोग को सांत्वना भी दिया गया है कि 2-4 महीने में आवास आ जाएगा। अभी अधिकतर लोगों के पास केवल राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है। जी आयुष्मान तो बहुत पहले से ही बना था इन लोग का राशन। किसी विधवा का विधवा पेंशन नहीं है और कई योजनाएं जैसे लेबर कार्ड नहीं बना है। इसके लिए क्या विभाग अभी आपसे नहीं प्रयास किया इन लोगों के लिए? नहीं, इसके लिए तो कोई जो सर्वे करने अधिकारी आए वो भी नहीं बोले कि नहीं इनका ये फार्म अथवा अप्लाई करा दीजिए। क्या क्या आपको लाभ मिला है अभी तक? गैस का और राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। आयुष्मान कार्ड? और लेबर कार्ड वगैरह भी बना है कि नहीं? अभी नहीं बना। लेबर नहीं किया। आवास आपका टूटा फूटा है? कुछ आवास करकट है, बरसात में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ अधिकारी कुछ बताए कि कब तक क्या होगा? अधिकारी देख के चला गई ना। और अब बात करेंगे कुत्तों का आतंक। कभी वफादारी की मिसाल माने जाने वाले कुत्ते आज कानपुर की सड़कों पर डर और दहशत का पर्याय बने हुए। सवाल सिर्फ काटने या दौड़ाने का नहीं है, सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की जिंदगी और आम नागरिकों के हक का है। जहां एक और स्मार्ट सिटी के सपने संजोए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर डर के साए में जीना मजबूरी बन चुका है। जिम्मेदार सिर्फ नगर निगम ही नहीं, यह एक साझा प्रयास है प्रशासन का, आम जनता का और जागरूक समाज का। अब वक्त आ गया है कानपुर को वाकई स्मार्ट और सुरक्षित बनाने का, वरना कहीं ऐसा ना हो कि स्मार्ट सिटी की चमक आवारा कुत्तों के साए में फीकी पड़ जाए। जहां एक तरफ कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था, वहीं दूसरी तरफ अब ये आवारा कुत्तों के आतंक का गढ़ बन गया है। आवारा मवेशी और आवारा कटीले कुत्तों से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया जा रहा है। कानपुर शहर में जगह जगह नई नई चीजों की सुंदरता देखने के लिए मिल रही है। साथ ही लगातार कानपुर शहर में मेट्रो का काम भी लगातार दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं उभरता हुआ कानपुर बनाना है। वहीं कानपुर वासी कुछ आवारा मवेशी एवं कटीले कुत्तों से बेहद परेशान है। आइए जानते हैं जनता का हाल। कहीं रात में तो कहीं सड़क पर पैदल या बाइक से चलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बाइक सवार और साइकिल सवारों पर कुत्ते आए दिन हमलावर हो जाते हैं। देखिए, कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है, हम लोग नवीन मार्केट के दुकानदार तो इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं।
क्योंकि रोज 1-2 बच्चों को ये काटते हैं, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी बोरा लेके जाते हैं इनके पीछे पीछे ये दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद इनको काट लेते हैं। और मार्केट की दशा इससे कस्टमर आने में अब कतराने लगा है कि मार्केट इतना गंदा क्यों है। और ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, खुद तो पानी, गर्मी का मौसम है, पानी होना चाहिए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का भी इनको भोजन मिल नहीं पाता है, तो ये जो भी निकलता है उसको काटने का प्रयास करते हैं। कुत्तों का आतंक के लिए प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आए दिन कुत्तों द्वारा लोग जख्मी हो रहे हैं, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। इसको आम जनमानस कितना हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाए, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो अराजकता बढ़ रही है कुत्तों में वो चीज सुधार करनी चाहिए। कई बार गर्मी में उनका टेम्पर कैसा होता है, क्या होता है, तो पशु चिकित्सक अधिकारी को भी अपने स्तर से उन्हें ये चीज देखना चाहिए कि कहाँ कैसी जरूरत हो रही है। और हमें लगता है आबादी भी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रही है कानपुर क्षेत्र में, जिसके लिए भी प्रशासन को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। भैया शहर भर में कुत्तों का आतंक तो बहुत ज्यादा है। आप रात को कहीं भी निकल जाओ और एक ही गली के बाहर 5-5, 6-6 कुत्ते बैठे होते हैं। अगर गाड़ी तेज हो तो पीछे दौड़ाने लगते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी नसबंदी करा के इनको दूसरी जगह कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, जिससे कि आम जनता को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर जगह भी है, आज मार्केट में, नवीन मार्केट में भी कुत्तों की इतनी तादाद बढ़ गई है, कोई बच्चा भी अगर निकलता है तो उसको काट लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन कुत्तों का इलाज जल्द से जल्द नगर निगम को करना चाहिए। कुत्तों के बारे में लोग आजकल कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं, ये खिलाने का थोड़ा लालच ज्यादा दे रहे हैं कुत्तों को। अब कुत्तों के बारे में ये नहीं सोचते जाने कितने लोगों को काटते हैं। कोई मुर्गे की डंडी फेंक रही है, कोई कुछ कर रहा है। मार्केट में कुत्ते भयंकर हैं, कुत्ते को ढुआने के लिए कोई सरकार या गवर्नमेंट कुछ नगर महापालिका सोचती नहीं है, इसे नगर महापालिका को सोचना चाहिए। बारिश में स्किन इन्फेक्शन कुत्तों को खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि कुत्ता काटने के केस बारिश में ज्यादा होते हैं। बरसाती मौसम में कुत्तों को स्किन इन्फेक्शन से लेकर एक्टोपैराटाइट बीमारी होती है, जिससे वे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जो कुत्ता का मतलब जो है घर में जब रहता है तो सडन उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए या मतलब किसी तरह उसको डिस्टर्ब होता है तभी काटता नहीं। कुत्ता पालतू जल्दी काटता नहीं। अब वो क्यों काटा, सडन क्या उसके अंदर चेंजेज हुए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन है नहीं पता है। हाँ, वो बाहर लेटा था रोड पे, रोड में रात में कुत्ता जो है मतलब काटती है। तो लावारिस कुत्ते तो किसी को भी काट लेते हैं। कुत्ते ज्यादा मतलब की संख्या उनकी ज्यादा हो गई है। रात में वो सूनी सड़क होती है, उस समय ज्यादा तेज अगर रफ्तार से कोई निकलता है उसके पीछे दौड़ा लेते हैं और मतलब तो उधर आगे से कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तो किसी तरह अगर रोक रुकता है तो काट ही लेते हैं। जहां एक और स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर शहर को सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों का ये आतंक पूरे विकास कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन को अब जल्द से जल्द ठोस और टिकाऊ समाधान निकालना होगा। सड़कों पर घूम रहे बेसरा कुत्तों का आतंक अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्तों से निपटना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता और भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानपुर जल्द ही इस समस्या से निजात पाए। कभी औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान से पहचाने जाने वाला कानपुर आज आवारा कुत्तों के डर से सहमा हुआ है। जहां स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वहीं लोग अपने ही शहर की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना की जिंदगी में डर का ये साया अब आम जनता के सब्र की परीक्षा ले रहा है। स्कूल जाते बच्चे, काम पर जाते लोग और बुजुर्ग अब इन सड़कों पर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रशासन की योजनाएं कागजों पर जरूर चल रही, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ कुत्तों के बंध्याकरण या नई योजनाओं का नहीं, सवाल है शहर के हर नागरिक की सुरक्षा का। समय आ गया है कि नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और नागरिक समाज सभी मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजें, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल ये संकट और भी गहरा हो सकता है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीबीआई कार्यालय में एसआई वीरेंद्र पर धनुष बाण से हमला। पुलिस को मिली घटना की सूचना, आरोपी गिरफ्तार।
घायल एएसआई का सिविल हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। अस्पताल पहुंची सीबीआई और अन्य अधिकारियों की टीम। हजरतगंज थाने में एएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी का रेलवे ट्रैप 1993 का पुराना मामला। रेलवे में ट्रैप के कारण आरोपी को नौकरी से निकाला गया। हजरतगंज पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच। लखनऊ से खबर, सीबीआई कार्यालय में एएसआई वीरेंद्र पर धनुष बाण से हमला। पुलिस को मिली घटना की सूचना, आरोपी गिरफ्तार। घायल एएसआई का सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। अस्पताल पहुंची सीबीआई और अन्य अधिकारियों की टीम। हजरतगंज थाने में एएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी का रेलवे ट्रैप में पुराना मामला। रेलवे ट्रैप के कारण आरोपी को नौकरी से निकाला गया। हजरतगंज पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच। तो फिलहाल इस बुलेटिन में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।